नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में। जिन कैंडिडेट्स ने सहारा ग्रुप और उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा डिपॉजिट किया था, उनके लिए एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट इसी के ऊपर रहेगा कि सहारा रिफंड पोर्टल में क्या कुछ अपडेट हैं, कैसे आपका फॉर्म अप्लाई होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे सवाल जवाब हैं, तो वो सब सवाल जवाब लेने की मैं कोशिश करूंगा और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है, क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जो कैंडिडेट्स के डाउट हैं उन सभी के बारे में कि आपके डाउट किस प्रकार दूर होंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो CRS सहारा रिफंड पोर्टल है, उसके माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है। यानी कि इस पोर्टल के ऊपर जो रिफंड का फॉर्म भरा जा रहा है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें 3-4 सोसाइटी के नाम दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, दूसरा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सी सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, डी स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ये 4 सोसाइटी यहाँ पे दी हुई हैं। जिन कैंडिडेट्स ने इसमें अपना पैसा डिपॉजिट करवाया था, वो कैंडिडेट्स रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सहारा रिफंड पोर्टल है उसमें आपने पैसे जमा किए थे, तो जिसने पैसे जमा किए थे वो कब तक के लिए इसका रिफंड का अप्लाई कर सकता है। यानी कि जमा जो कर रहे थे, किस डेट तक जमा किए थे जिनका पैसा रिफंड हो जाएगा, तो उसमें अलग अलग डेट दी हुई हैं। सबसे पहले जो हमारी डेट है वो है 20 मार्च 2022। इसमें क्या बताया गया है, इन्होंने बताया है कि जो आपकी ABC 3 यहाँ पे सोसाइटी का नाम दिया हुआ है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़, इन 3 सोसाइटियों में जिस कैंडिडेट ने 22 मार्च 2022 तक पैसा जमा किया था, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली डेट आई है 29 मार्च 2023, स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिस कैंडिडेट ने 29 मार्च 2023 तक अपने पैसे जमा किए हैं, वो कैंडिडेट अभी रिफंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि यदि आप ये कोई फॉर्म ये जो फिल करवा रहे हैं साइट पे, उसके लिए कोई फीस या शुल्क लिया गया है या नहीं, तो ये पोर्टल जो है वो बिल्कुल फ्री है। जो CSC वाले हैं वो जो चार्ज लेते हैं वो अलग है, लेकिन गवर्नमेंट इसका कोई चार्ज नहीं ले रही है, आपको कोई चार्ज इसका पे नहीं करना है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है जमाकर्ता को दावा अनुरोध पर पत्र आवेदन के साथ क्या विवरण देने की आवश्यकता है। यानी कि जब वो फॉर्म ऑनलाइन करेगा तो उसको विवरण फॉर्म में देना पड़ेगा, उसके पास क्या क्या विवरण होना चाहिए। उसके लिए यहाँ इन्होंने 4-5 पॉइंट बताए हुए हैं। इसमें देखिए, पहले पॉइंट में सदस्यता यानी कि मेंबरशिप होनी चाहिए। जो आपका बॉन्ड है उसमें मेंबरशिप नंबर दिए हुए हैं। मैं आपको एक बॉन्ड का एग्जांपल देके उसमें बताऊंगा कि मेंबरशिप नंबर आपको कहाँ मिलेंगे। अकाउंट नंबर, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र या फिर पासबुक, उसके बाद पैन कार्ड। यदि आपका राशि जो है वो 50,000 से अधिक है तो, यानी कि जो आपका अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा है तो आपका पैन कार्ड अनिवार्य है, पैन कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा। यदि आपकी राशि 50,000 से कम है तो आपको पैन कार्ड अटैच करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अगला जो कन्फ्यूजन है लोगों का वो ये है कि जो आपकी अमाउंट जो रिफंड होगी वह आपके किस खाते में आएगी। तो इसके लिए इन्होंने जो खाता चुना है वो चुना है आपके जो आधार कार्ड से लिंक जो खाता है वो खाता यहाँ पे चुना है। तो सभी को अपने आधार की वेबसाइट पे जाकर के चेक करना है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा खाता जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में दे भी रखा है कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और खाता अनिवार्य है, तो हाँ ये अनिवार्य है और आपका जो आधार से जुड़ा हुआ खाता है उसी में आपके पैसे आएंगे। तो सभी अपने खाते को फॉर्म अप्लाई करने से पहले ज़रूर चेक कर लें। यदि आपका कोई बंद खाता जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई ऐसा खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है जिसमें आप लेन देन नहीं करते हैं, तो कृपया अपने आधार कार्ड से जुड़ा हुआ खाता है उसको चेंज करवा लीजिए। जो आपका एक्टिव खाता है उसी को रखें और वही फॉर्म में आप जब अप्लाई करें तो उसी खाते में आपका जो रिफंड है वो आएगा। फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात आप खाते को चेंज नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि विवरण क्या क्या देना है। विवरण का मतलब हो गया कि आपको जानकारियाँ क्या देनी है। अब बात आती है आपको अपलोड क्या करना है। तो अपलोड में आपको सबसे पहले जमा प्रमाण पत्र या फिर पासबुक,
जो आपने जमा की है, जो आपका पैसा जमा किया उसका बॉन्ड या रिसिप्ट जो कुछ भी है वो, या फिर पासबुक होती है वो पासबुक होनी चाहिए। दावा अनुरोध प्रपत्र, ये जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और पैन कार्ड, वही कंडीशन आ गई, यदि आपकी राशि 50,000 से ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है? यानी कि आपने जो पैसा डाला है, जो पैसा डिपॉजिट किया है, उसके अलग अलग रिसिप्ट आपके पास हैं। तो जो आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं रिफंड के लिए, उसमें आपको एक ही फॉर्म में सभी रिसिप्ट को डालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही बताया हुआ है, हिंदी में आप आराम से पढ़ सकते हैं कि जितने भी आपके रिसिप्ट है उसमें एक कॉलम आता है जोड़ने का। जब मैं आगे जो प्रोसीजर बताऊंगा किस प्रकार आपको ऑनलाइन करना है, उसमें ये सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा। दूसरा, एक बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है, यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं, यानी कि जो उनका जो वहाँ पे अकाउंट नंबर जो बनते हैं वो एक से ज़्यादा हैं, उनका जो मेंबरशिप नंबर है एक से ज़्यादा है, तो उनको क्या करना है, उनको अलग से कोई फॉर्म नहीं लगाना है। एक कैंडिडेट का एक ही फॉर्म लगेगा और वो फॉर्म एक बार सबमिट होने के पश्चात एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए जितने भी आपके बॉन्ड हैं, रिसिप्ट हैं, जितने भी आपके अकाउंट हैं, वो सारे एक में ही ऐड करने हैं। सभी के प्रूफ आपको वहाँ पे अलग से अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। आगे पूछा जा रहा है, क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे? हाँ, जो भी आप दस्तावेज लगाएंगे उन दस्तावेज की चेकिंग होगी। जो आप मेंबरशिप नंबर उसमें डालेंगे, अकाउंट नंबर उसमें डालेंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पहले अच्छे से चेक होंगे। उसके पश्चात आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के पश्चात ही आपकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं आगे आपको टाइम और जो चीज़ें हैं वो सब कुछ बताऊँगा, कितने टाइम में आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है? जी नहीं, जो बात मैंने आपको बताई थी वो ये पॉइंट है कि जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद, यानी कि यदि आपने एक बार फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया, उसके पश्चात चाहे आपके पास कितने भी बॉन्ड हो, चाहे कितने भी आपके पास मेंबरशिप आईडी हो, आप उसमें अलग से और नहीं जोड़ पाएंगे। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, पहले वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करें। तैयार करने के पश्चात आपका केवल एक ही फॉर्म फिल किया जाएगा, उस एक ही फॉर्म में आपको कंप्लीट डाटा देना होगा। एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट होने के पश्चात आपके पास एडिट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल रहा। यानी कि किसी कैंडिडेट ने फॉर्म लगा दिया, मान लीजिए उसको अभी भी कन्फ्यूजन है कि उसका फॉर्म सही है या गलत है, तो इसके बारे में ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर पोर्टल पर एक पावती संख्या यानी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेज दिया जाएगा। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो जो जमाकर्ता है उसका जो रजिस्टर्ड नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है जो आपका आधार रजिस्टर्ड नंबर है। जो आपका आधार रजिस्टर्ड नंबर है, सारी कार्रवाई उसी पे होगी। जिस कैंडिडेट का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, वो पहले अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाए, उसके पश्चात ये फॉर्म भरे, अन्यथा उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो उस नंबर पे आपके सब पास सारी सूचनाएं भेज दी जाएगी। जो अगला पॉइंट है उसमें बताया हुआ है दावा सत्यापन, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं वो वेरीफाई करने में कितना टाइम लगेगा। तो वेरीफाई आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 30 दिन के अंदर कर लिए जाएंगे। जब भी आप फॉर्म लगाएंगे लगभग 30 दिन के अंदर आपके फॉर्म की चेकिंग हो जाएगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके द्वारा जो फॉर्म लगाया गया है उसमें कोई त्रुटि है या फॉर्म आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया है जो आपका सारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा। जो आपका मान लीजिए 30 दिन के दौरान आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई में आपका फॉर्म सही मिला, तो जो अगली कार्रवाई है वो 15 दिन के अंदर हो जाएगी आपकी। जो सारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और CRS से आपके दावे पर अगले 15 दिन में कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो अगली आगामी जो कार्रवाई है वो 15 दिन में हो जाएगी। 30 दिन में आपका वेरीफाई हो गया, 15 दिन में अगली कार्रवाई होगी, यानी कि कुल मिला के 45 डेज में लगभग आपका कंप्लीट कार्य हो जाएगा। ठीक है, जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि इसको अनुरोध सभी करता है या नहीं, वही आपकी बात आ गई। जमाकर्ता को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका फॉर्म सक्सेस है या फिर नहीं है, यस या नो, यानी कि उसका फॉर्म सही है या गलत है। तो जो जमाकर्ता है उसके पास जो उसने मेल ID और या फिर मोबाइल नंबर जो दिया हुआ था उस पर SMS के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी तक पोर्टल के ऊपर आपके फॉर्म के स्टेटस को लेकर स्टेटस चेक का कोई लिंक नहीं डाला हुआ है। फॉर्म का आप अभी कोई स्टेटस चेक नहीं कर सकते। जो भी सूचना है वो आपके SMS और ईमेल के माध्यम से ही आपको दी जाएगी, उसके अलावा अन्यथा इसका कोई पोर्टल नहीं डाला हुआ है। जमाकर्ता का रिफंड दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी। जो जमाकर्ता की मान लीजिए उसका फॉर्म जो आपने रिफंड का लगाया और वो फॉर्म आपका सक्सेस है और फॉर्म वेरीफाई हो गया, कंप्लीट डिटेल सही है, तो 45 दिन में जो आपके पैसे आएंगे वो पैसे आपके आधार कार्ड से जो खाता जुड़ा हुआ है उसमें आएंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, आधार से जुड़े बैंक खाते में आएंगे और ये खाता आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अगला क्वेश्चन हम लेते हैं।
दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए। मान लीजिए आपका कोई दावा प्रस्तुत करते समय कोई दिक्कत आ रही है, कोई सूचना आप लेना चाह रहे हैं, तो ये 2 टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं। हालांकि इस नंबर पे अभी तक कोई रिप्लाई आता नहीं है, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं लोगों के। मान लीजिए डेथ के केस में क्या करना है, किसी के पास बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो अभी सूचना इस पर नहीं दी जा रही है, नंबर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में नंबर मिल जाए, तो आप इन पर संपर्क करके अपने कन्फ्यूजन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, दावा से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय में कब संपर्क कर सकता है। तो सहारा कार्यालय में संपर्क करने का समय इन्होंने 45 दिन का दिया, यानी कि जो आपने फॉर्म लगाया उसके 45 दिन में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप फिजिकली सहारा कार्यालय में जाके वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या वहाँ पे रख सकते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या, रिफंड स्वीकृति होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना दी जाएगी। तो हाँ जी, कम्युनिकेशन प्राप्त कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपका ईमेल और जो मोबाइल नंबर है उस पर कोई संदेश आपके पास भेज दिया जाएगा कि आपके जो रिफंड अमाउंट है वो आपकी डाल दी गई है। अगला पॉइंट है, क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका पैसा आएगा वो पैसा आपका आधार बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म लगाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका रिफंड कौन से खाते में जा रहा है, आपका खाता एक्टिव है या नहीं है। ये आधार की वेबसाइट पे जा करके आप यह खाता चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है उन्होंने बताया हुआ है कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि जो आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे क्या उसको आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। जी नहीं, आपको कोई फॉर्म फिल करने के पश्चात कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। जो आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा उसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो भी आपकी सूचनाएं हैं उस फॉर्म में आपको डाल देनी है। उसके अलावा फिजिकल कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अगले पॉइंट बताया गया है, पावती संख्या प्राप्त हो जाने पर पोर्टल में जानकारियां, यानी कि सीधी सी बात है, जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ गया उसके पश्चात आप एडिट कर सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिल कर सकता है। जितने भी उसके बॉन्ड हैं, जितने भी उसने स्कीम में खुलवा रखी हैं, वो कंप्लीट एक ही फॉर्म में सबमिट करनी है। और सबमिट करने के बाद आप अपने फॉर्म का एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स को अच्छे से ध्यान से देख करके ही सबमिट करें। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने फॉर्म को सबमिट ना करें। सबमिट करने के पश्चात यहाँ पे एडिट का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ का अच्छे तौर से ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, क्या जमाकर्ता दावा आवेदन, यानी कि सीधी सी बात इस पॉइंट में ये बोला गया है कि मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म में 6 स्टेप हैं और आपने 3 स्टेप फिल कर दिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई काम हो गया जिस वजह से आप आगे के स्टेप फिल नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उस केस में यदि आप फॉर्म को लॉग आउट कर देते हैं तो क्या आप दोबारा से फॉर्म भर पाएंगे। जी हाँ, आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। 6 स्टेप आपके टोटल हैं। रजिस्ट्रेशन पहले स्टेप में आपका हो जाएगा। उसके पश्चात मान लीजिए आपके पास 2 स्टेप कंप्लीट करने का टाइम है तो 2 कीजिए, 3 करने का तो 3 कीजिए। बाद में आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फॉर्म को जितनी मर्जी चाहो उतनी बार आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको 1-2 पॉइंट और बता देता हूं जो उस पीडीएफ में सम्मिलित नहीं थे। वो जो पीडीएफ थी वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं बताई, वो यहाँ पहले से ही साइट पे डली हुई है। सिर्फ उसी को मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया है। वो तरीका भी मैं बताऊंगा कि आप पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ के अलावा क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने वो आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास अपने बॉन्ड नहीं है, उनके बॉन्ड जो भी हैं वो सारे एजेंट के पास रखे हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी बॉन्ड हैं आपके वो एजेंट के पास नहीं होने चाहिए। कंप्लीट बॉन्ड अपने वापस ले लो। एजेंट के पास बॉन्ड है तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा, बहुत सारे एजेंट बोल रहे हैं कि जो आपका पैसा है वो ऑफलाइन रिफंड होगा, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, पैसा रिफंड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको खुद ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको रिफंड के लिए किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, रिफंड को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि रिफंड कैसे होगा, कितनी राशि मिलेगी। हमारे तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, अभी 10,000 बोल रहे हैं। तो वो डाउट मैं बता देता हूँ। पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, लगभग 1 करोड़ लोगों को ये जो है वापस दिए जाएंगे पैसे। इसमें जो प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके सबसे कम पैसे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 10,000 से नीचे जिसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं सबसे पहले उन्हीं को दिए जाएंगे। उसके पश्चात जो लोग बचते हैं जिन्होंने ज़्यादा पैसे जमा कर रखे हैं उनके पैसे दिए जाएंगे। उसमें ये क्या है कि मान लीजिए 10,000 से नीचे लोग हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो इनका बजट है वो लगभग 5,000 करोड़ का है। उसके पश्चात भी यदि पैसे बचते हैं तो जिन्होंने ज़्यादा पैसे जमा कर रखे हैं और फॉर्म अप्लाई कर दिया है उनके 10,000 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। जो बचे हुए पैसे हैं वो आगे जो और प्रक्रिया निकलेगी उसके माध्यम से उनके पैसे रिफंड किए जाएंगे। तो फॉर्म सभी को फिल करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे 10,000 से ज़्यादा पैसे थे तो मैं फॉर्म फिल करूँ या नहीं करूँ। फॉर्म सभी को फिल करना है।
हो सकता है आपका भी उस लिस्ट में नाम आ जाए और आपके 10,000 रुपये आ जाए, ना से तो 10,000 भी सही होते हैं। फिलहाल ये जो पोर्टल है ट्रायल बेस पे लॉन्च किया गया है। इसमें जो आपका ये जो कमेटी है वो यह देखना चाह रही है कि इस पोर्टल में कोई दिक्कत तो नहीं आती है। मान लीजिए सर्वर में कोई दिक्कत आ जाती है, या फिर किसी डिटेल्स में कोई कमी आ जाती है, या फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए कोई गलत डिटेल डाल के कोई सबमिट करता है, तो इस तरह के सारे चैलेंज उनके पास हैं। तो पहले ट्रायल बेसिस पे केवल छोटी जो अमाउंट है उन्हीं के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। बड़ी अमाउंट के लिए अभी टाइम लगेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि सभी को इसमें ऑनलाइन कर देना चाहिए। जितना जल्दी आप ऑनलाइन करेंगे उतना जल्दी आपका रिफंड आएगा, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो 45 डेज का इन्होंने रखा है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑनलाइन करें। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, जल्दी के चक्कर में आप गलत फॉर्म फिल ना कर ले, क्योंकि एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म फिल कर सकता है, बार बार फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। यदि उसका फॉर्म गलत फिल हो गया तो दिक्कत उसको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको जल्दी भी करनी है और सावधानी भी रखनी है। फिलहाल अभी के लिए पोर्टल नहीं चल रहा है, इसलिए इन्होंने जो फॉर्मेट डाला हुआ है PDF में कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, उसी के माध्यम से मैं आपको छोटे छोटे स्टेप में समझाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। जब पोर्टल अच्छी तरह से चल जाएगा, हमारे भी 2-4 डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उसके पश्चात मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको ऑनलाइन करना है। ये एक PDF के माध्यम से बताया हुआ है। सबसे पहले ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे mocrefund.crcs.gov.in। ये लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है, और जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है ये होम पेज का है, और उसके पश्चात डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन ये है, और ये लॉगिन है। फर्स्ट कैंडिडेट यहाँ रजिस्टर करेंगे, उसके पश्चात यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, इस पे यहाँ पे समझाया हुआ है जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। ये हिंदी में है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आपसे सबसे पहले आधार कार्ड के 4 अंक पूछेगा। आपको जो 4 अंक डालने हैं वो लास्ट के 4 अंक डालने हैं। ठीक है, लास्ट के 4 अंक डाल देने हैं, और आधार कार्ड का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल के आपको OTP प्राप्त करने पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP आ जाएगा, और यहाँ पे आपको OTP डाल देना है। जैसे आप OTP डालेंगे, OTP डालने के पश्चात आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके पश्चात आपको जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया था। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे तो उसमें लॉगिन के लिए भी आपका सेम वही डिटेल मांगी हुई है। आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक आपको डालने हैं, और आपका आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है। ये सारी प्रक्रिया आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर होगी। यदि किसी का नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर करवा लिया आधार सेंटर में जा करके। तो जैसे आप इसमें OTP डालेंगे, OTP डालते ही आपके सामने 6 स्टेप खुल के आ जाएंगे। ये आपका पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 स्टेप है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपका आधार डिटेल होगी, सेकंड में पर्सनल डिटेल, तीसरे में दावा विवरण, चौथे में आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो डॉक्यूमेंट निकलेंगे वो, पाँचवें में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 6 स्टेप में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें यहाँ पे देखिए नियम शर्तें बताई हुई हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ लें। कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर चला हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपका जो व्यक्तिगत विवरण है वो आपका आधार बेस लिया जाएगा, उसमें आपका आधार नंबर डालने हैं, फिर आपका OTP डलेगा। OTP डलते ही जैसे आप आगे चलेंगे, आगे चलते ही जो आपका पर्सनल डिटेल है, यानी कि जो आपका नाम है, फादर नेम है, जन्म तिथि है, और फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम डाल सकते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट नेम का रहेगा, फिर सेकंड नेम या लास्ट नेम। यदि किसी का ओनली फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट वाला कॉलम डालें, बाकी 2 कॉलम आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात ये आपकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी, और ये आपका फादर हस्बैंड नेम डलेगा। ठीक है, ये सब डिटेल डालने के पश्चात जैसे आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपका जो नीचे है ईमेल ID का ऑप्शनल दिया हुआ है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन डालना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी सूचना है ईमेल ID के माध्यम से दी जाएगी। तो ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों के माध्यम से दी जाती है। हो सकता है भविष्य में मोबाइल नंबर आपका बंद भी हो जाए, इसका प्रोसेस कितना लंबा हो जाए अभी कोई श्योरिटी नहीं है, तो ईमेल ID ज़रूर डालें। उसके पश्चात जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल पूछी जाएगी। इस डिटेल में देखिए सबसे पहले सोसाइटी का नाम, जो 4 प्रकार की सोसाइटी दी हुई है उसका जो भी आपका बॉन्ड पे दिया हुआ है वो नाम आपको डालना है। यहाँ पे मेंबरशिप ID, खाता संख्या और खाता खोलने की तिथि, और जो राशि आपने जमा कराई है वो, और यहाँ पे आपको वो अपलोड करना है। ठीक है, अब ये सारे कन्फ्यूजन ये आपको कहाँ मिलेंगे तो मैं आपको सैंपल के तौर पे एक बार दिखा देता हूँ कि क्या कुछ आपको कहाँ मिलने वाला है। इसमें देखिए ये हमारे पास एक बॉन्ड दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसमें सारा का लोगो दिया हुआ ऊपर, ये सारा का लोगो है। ठीक है, इसमें ये रिसिप्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ये मेंबरशिप ID दी हुई है, मैंने ID कर रखी है, ये आपका मेंबरशिप ID रहेगा। ठीक है,
ये कैंडिडेट का नेम है, यहाँ पे ये कैंडिडेट का नेम रहेगा और ये वर्ड्स में दिया हुआ है, ये जो आपने राशि डिपॉजिट करी है ये राशि रहेगी। और यहाँ पे एक बार थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको, जो अकाउंट नंबर आपको डालना है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी डेट, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और जो आप चार जो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी दी हुई थी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कैंडिडेट का यहाँ पे देखिए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसी तरह सभी के बॉन्ड पे यहाँ पे दिया हुआ मिलेगा। जो सोसाइटी आपकी दी हुई है वही सोसाइटी आपको सेलेक्ट करनी है। जो इन्फॉर्मेशन इसमें मांग रखी है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी बॉन्ड के माध्यम से मिलेगी और यही बॉन्ड आपको अपलोड करना है। ठीक है, इसमें जो भी डिटेल है वो आपको मैंने समझा दी है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको अपलोड कर दे रही हैं। अपलोड करने के पश्चात जिस प्रकार यहाँ आपका डाटा दिखाया हुआ है, सीरियल नंबर 1 और ये सोसाइटी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई हुई है। और ये एडिट का ऑप्शन भी हमारे पास आया हुआ है, यानी कि यदि आपने कोई डिटेल डाली है और वो डिटेल आपकी किस कारणवश गलत डल गई है तो आप इस एडिट के ऑप्शन पे जा सकते हैं या उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, यदि किसी कैंडिडेट को डिटेल गलत हो गई तो एडिट भी कर सकता है। एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, एक से ज़्यादा रसीदें हैं तो वो भी आप नंबर वाइज ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा खाता नंबर है तो भी आप ऐड कर सकते हैं। जितने भी आपकी डिटेल हैं वो आपको इसी ऑप्शन पे ऐड करनी है, दोबारा आपको कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं मिलेगा। जितने भी आप ऐड करेंगे सारे इसमें सीरियल वाइज ऐड होते जाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात जब आप नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे सबमिट करते ही तो आपका जो क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म है, दावा आवेदन प्रपत्र, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो अपलोड करके नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के पश्चात इसको वापस से स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसमें बताया हुआ है फोटो आपकी यहाँ लगेगी, फोटो आपको लेटेस्ट लगानी है। ठीक है, और जो सिग्नेचर आपको वो थोड़ा स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने हैं तो यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर जो आप बैंक वगैरह में करते हैं, जो आपने सोसाइटी करवाई थी उस टाइम पे जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, वो सब करने के पश्चात आपको यहाँ पे इसको अपलोड करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन आया हुआ है स्टेप नंबर जो 5 है, दस्तावेज अपलोड का। इसमें आपको दस्तावेज अपलोड करना है, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान से चेक करके तीनों यहाँ पे जो कॉलम है उसमें अच्छे से चेक करके आपको अपलोड कर देना है। स्कैनिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें लगभग 2 MB का साइज़ दिया हुआ है तो स्कैनिंग में कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात ही आप जैसे ही इसमें फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको ये फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म में कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि यदि कोई भी आपको एडिट करना है वो इससे पहले कर लीजिए। एक फॉर्म से अलावा आप दूसरा कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। आप केवल एक ही फॉर्म भर पाएंगे। आपको जल्दी भी भरना है और गलती भी नहीं करनी है। जल्दी इसलिए भरना है क्योंकि 45 डेज़ का इन्होंने स्टेटमेंट डाला है कि 45 डेज़ में आपका समाधान कर देंगे। तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, बाद में हो सकता है पोर्टल में कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन अभी भी दिक्कत आ रही है, फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं। फिर भी कोई डेट यदि आती है आगे, इसमें यदि आपकी डेट एक्सटेंड होती है या कोई और बदलाव आता है तो हम सूचना आपको ज़रूर देंगे। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बिल्कुल अच्छे से आराम से जब सारे अपडेट आ जाएं उसके पश्चात ही आप अपने फॉर्म को भरें। इससे पहले फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें। यदि आपके पास बॉन्ड रिसिप्ट वगैरह नहीं है तो वो आप अपने तैयार करके और कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जो आगे यदि आधार रजिस्टर्ड नंबर आपके पास नहीं है तो आधार में रजिस्टर्ड नंबर करवा लें, और जो आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवा लें। ये कंप्लीट डिटेल रखें। उसके पश्चात मैं आपको अलग से एक डिस्क्रिप्टिव में डाल दूंगा, एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें अब मैं आपको एक कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। अभी आधार रजिस्टर्ड नंबर पे OTP नहीं जा रहे, कई केसेस में OTP जा रहे हैं तो OTP फाइल इसमें साइट पे सबमिट नहीं हो रहे, इसलिए फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डिटेल मैं कहाँ से दे रहा हूँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना लगे कि कहीं मैंने डिटेल गलत तो नहीं दे दी है। तो इसमें देखिए जो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का था। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। और FAQ क्या में ये है कि जो मैंने सवाल जवाब बताए थे वो इसी PDF में देख के बताए थे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जो सूचना है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। यूजर मैनुअल और ये जो 3 ऑप्शन है यदि आप साइट पे जाके देखेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। हमने थोड़ा सा इनको अच्छे से पढ़ के इनके मीनिंग निकाल के फिर आपको बताए हैं। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।